हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि दास प्रथा का उन्मूलन किस तरीके से किया गया था और दास प्रथा क्या थी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रांति और रोजाना की जिंदगी। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से जो फ्रांस के लोग थे उनके जीवन में क्रांति के समय में जो उनकी डेली यूज की लाइफ थी, जो रोजाना की ज़िंदगी थी, वो किस तरीके से व्यतीत हो रही थी। तो जो लोगों का पहनावा था, उनकी बोलचाल थी, है ना, उनके द्वारा पढ़ी जाने जो वाली पुस्तकें थीं, जो न्यूज़पेपर वगैरह थे, मैगजीन थी, तो ये सारी चीज़ें क्या राजनीति को बदल सकती हैं, इसको हम जानेंगे। और सन 1789 के बाद से फ्रांस में जो पुरुष थे, महिलाएं थीं और बच्चे थे, तो उनके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए हुए थे, है ना, क्योंकि क्रांति शुरू हो गई थी। और उसके तहत क्या हुआ था, जो पुरुष थे, महिलाएं थीं, बच्चे थे, तो उनके जीवन में क्या हुआ था, बहुत सारे चेंजेस आए थे, परिवर्तन आए हुए थे। और जो क्रांतिकारी सरकार आई थी, क्योंकि क्या हो रहा था, राजतंत्र हुआ, उसके बाद नेशनल असेंबली आई, फिर उसके बाद कन्वेंशन आया। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे थे कि सरकार क्या हो रही थी कि लगातार बदलती जा रही थी। तो नई नई सरकार आ रही थी, तो वो क्या कर रहे थे, नई नई सरकार, तो क्रांतिकारी जो सरकार आ रही थी, तो वो कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के जो आदर्श होते हैं उनको जिंदगी में उतारने का प्रयास कर रही थी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो क्रांति के समय की रोजाना की जिंदगी है, उसमें कुछ मैगजीन्स थे, कुछ नाटक वगैरह थे, है ना, ये सारी चीज़ें भी क्या थी, एक अहम रोल निभा रही थी। तो चलिए देखते हैं कि एक ऐसा कानून था जिसकी समाप्ति की गई थी। तो वो कौन सा कानून था, सेंसरशिप। तो बास्तिल के विध्वंस के बाद सन 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वह था सेंसरशिप की समाप्ति। तो बास्तिल का जो किला था उसको विध्वंस किया गया था, उसे समाप्त कर दिया गया था, उसे तोड़ डाला था। कब, 1789 में। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण कानून बन के आया था, वह था सेंसरशिप की समाप्ति। तो ये सेंसरशिप क्या होता है, तो सेंसरशिप अगर आपने सुना होगा कि जैसे किसी पुस्तक हो गई, मैगजीन हो गई या न्यूज़ पेपर हो गया, तो जब इनका प्रकाशन किया जाता है तो उसमें क्या लिखा गया है, कुछ अच्छा लिखा गया है या बुरा लिखा गया है, क्या चीज़ लिखा गया है, तो ये चीज़ कौन देखा करता था, एक विभाग देखा करता था, जिसमें जो सेंसर के अधिकारी हुआ करते थे उनके द्वारा इसे ऑब्जर्व किया जाता था, उसे देखा जाता था कि जो भी चीज़ छापी जा रही है या फिर नाटक के थ्रू मंच जो प्लेटफॉर्म हुआ करते हैं ना, उसमें अगर मंचित की जा रही है तो वो सही है या नहीं, वो जनता के देखने के लायक है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कानून के विरोध में हो। तो ये सारी चीज़ें सेंसर बोर्ड के द्वारा देखी जाती थी। तो ये जो सेंसरशिप था, तो प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। तो जो प्राचीन राजतंत्र था, तो उस समय क्या होता था, यदि मान लीजिए कि कोई किताब लिखनी है ना, या कोई भी चीज़ लिखित सामग्री हो या कोई सांस्कृतिक गतिविधियां हो, कोई नाटक वगैरह हो, है ना, तो ये सारी चीज़ें क्या होती थी, जो राजा के सेंसर अधिकारी हुआ करते थे उनके पास वो सामान जाया करता था, वो लिखित सामग्री जाती थी। और जब वो कह देते थे कि हाँ, इसमें कोई आपत्तिजनक बातें नहीं हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जो कानून के खिलाफ है, तब तो उसे क्या किया जाता था, प्रकाशित या मंचित कर दिया जाता था। तो इस तरीके से क्या हुआ, 1789 के में सेंसरशिप की समाप्ति की गई। परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ था, जब नई सरकार आई तो नई सरकार में क्या हुआ था कि जो अधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया गया था, आपको याद होगा, पुरुष अधिकार घोषणा पत्र जारी किया गया था। तो उसमें क्या किया गया, जो भाषण थे और जो अभिव्यक्ति मतलब होती है हम अपने विचारों को दूसरे के सामने व्यक्त कर सकें, हम अपने विचारों को रख सके, चाहे वो कैसे भी हों, है ना, कम से कम हमें अभिव्यक्ति करने का या अपने विचारों को रखने की जो स्वतंत्रता मिलती है, तो उसे कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो जो भाषण है एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसको नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया गया। नैसर्गिक अर्थ होता है प्राकृतिक, मतलब जो हमें जन्म से मिला हुआ है। तो हमें अपने विचारों को रखने का
जो स्वतंत्रता प्राप्त हो रही है वो कैसा अधिकार कर दिया गया, वो नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया गया। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चा, पुस्तकों में छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई। अब क्या हुआ, अब तो छूट मिल गई ना, लोगों को ना अधिकार मिल गया कि वो अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, छाप सकते हैं, अखबार में छाप सकते हैं, किताबों में लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या हो गया था, बाजार में जो फ्रांस के शहर थे तो उनके बाजार में पूरा जो मार्केट था अब किताबों से, अखबारों से, मैगजीनों से भर गया था। और यहाँ तक कि जो गांव देहात थे तो वहाँ तक भी ये किताबें वगैरह पहुँच रही थी, लोगों के विचार पहुँच रहे थे। उनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं एवं परिवर्तनों का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती थी। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। अब फ्रांस में जो भी घटनाएं हो रही थी कि राजतंत्र से संबंधित हो या क्रांति से संबंधित हो, तो ये जितनी भी घटनाएं हो रही थी, अब क्या किया जाता था, इन सारी जो घटनाएं थी, जो परिवर्तन हो रहे थे, तो इनका ब्यौरा और इन पर टिप्पणी पेपर, न्यूज़पेपर में भी दे दी जाती थी, प्रेस के द्वारा, प्रेस जहाँ पर न्यूज़पेपर छापे जाते हैं, किताबों में भी छापी जाती थी। तो कुछ नाटक वगैरह मंचासीन किए जाते थे, मतलब नाटकों को भी दिखा के लोगों को यह बताया जाता था कि इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं। तो प्रेस की स्वतंत्रता का क्या मतलब था, प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब था कि कोई भी अगर घटना हो रही है ना, किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते हैं। यदि कोई घटना घटित हुई है तो वो सही थी या गलत थी, इस पर भी अपने विचार व्यक्त करने की उन्हें छूट मिल गई थी, उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। अब जो प्रिंट माध्यम है, प्रिंट हो रहा है, अखबार छप रहे हैं, मैगजीन छप रही है, किताबें छप रही हैं, है ना, पर्चे छप रहे हैं, तो इससे जो एक पक्ष था तो वह दूसरे पक्ष तक अपनी बात पहुंचाने में क्या हो गया था, दूसरी बात तो पहुंचा सकता था, साथ में उसे सहमत कराने की भी वह कोशिश कर रहा था कि भाई मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ, मेरे विचार को समझो। तो नाटक, संगीत और उस सभी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। अब जो नाटक वगैरह हुआ करते थे, संगीत हुआ करते थे, या सभी कोई भी है ना त्यौहार वगैरह होता था, तो त्यौहार के जो जुलूस निकला करते थे तो उसमें क्या होता था, असंख्य लोग जाने लगे। जब असंख्य लोग मिलेंगे, मीटिंग होगी, इकट्ठे होंगे, तो क्या होगा, चर्चा तो होगी ना, लोग अपने अपने विचार तो वहाँ व्यक्त करेंगे ना। तो इस तरीके से लोग क्या हो रहे थे, धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों व दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था। कौन सा तरीका, नाटक, संगीत और सभी जो जुलूस थे, तो उसमें जो राजनीतिज्ञ थे और जो दार्शनिक थे, तो उनके कौन कौन से विचार हैं, समाज को लेकर क्या विचार रखे जा रहे हैं, कानून किस तरीके से बनाए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें समझने के लिए ये बहुत ही अच्छा तरीका था। क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही संभव है। तो जो किताबें होती हैं, जो शिक्षित लोग होंगे वही बस पढ़ पाएंगे, जो उस चीज़ को समझ सकता है वही पढ़ पाएंगे, सभी लोग तो किताबों को नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जो नाटक वगैरह होते हैं, जो संगीत होते हैं, जो त्यौहार में जुलूस वगैरह निकलते हैं और वहाँ लोग इकट्ठे होकर अपने विचार रखेंगे, तो उस चीज़ को सभी लोग समझ सकते हैं। तो अब है ना, यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो क्रांति के साथ साथ लोगों की जो रोजाना की जिंदगी थी वह भी क्या हो रहा था, लगातार बदल रही थी, जिसमें सेंसरशिप की भी समाप्ति कर दी गई। अब इसके बाद आपकी किताब में दिया हुआ है सारांश, जिसमें अभी तक हम जो पढ़ते आए हैं, जितनी क्रांति हुई है उसका क्या सारांश था, जिसमें हम नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जानेंगे। तो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। तो आपको याद होगा जब कन्वेंशन आया था, राजतंत्र था, राजतंत्र को हटा के क्या आया था, नेशनल असेंबली आई थी। नेशनल असेंबली ने फिर जिसमें रॉबेस्पियर की सरकार आई थी तो उसने अपना नाम क्या रख लिया था, कन्वेंशन रख लिया था। फिर कन्वेंशन को भी जब रॉबेस्पियर को फांसी दे दी गई थी और गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया था उसे, तो उसके बाद कौन सी सरकार आई थी, तो वो सरकार आई थी डायरेक्टरी वाली, डायरेक्टरी शासित फ्रांस आया था। तो डायरेक्टरी शासित फ्रांस जो आया था तो उसमें भी क्या हो रहा था, आपस में झगड़ा हो रहा था। जो दो विधायिका थी तो विधायिका कार्यपालिका के बीच में क्या हो रहा था, झगड़ा हो रहा था। तो बार बार डायरेक्टरी जो शासित सरकार थी वो क्या हो रही थी, बार बार बदल रही थी। तो राजनीतिक अस्थिरता फैली हुई थी। राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए एक सैनिक था
जो तानाशाही था नेपोलियन बोनापार्ट तब उसका उदय हुआ था। तो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था, क्योंकि सरकार ऐसी थी, कोई भी ऐसे मजबूत सरकार नहीं दिखा रही थी। तब जाके नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को क्या कर दिया, सम्राट घोषित कर दिया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए। तो जो नेपोलियन बोनापार्ट था तो उसने क्या किया, जो भी यूरोप में उसके जो पड़ोसी देश थे उन पड़ोसी देशों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, और जो पुराने राजवंश थे उनको हटाया और नई सरकार बनाई और जितने भी राजाओं को उसने हराया है ना, तो उसकी जगह पर उन्होंने अपने खानदान के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को वहाँ पर का राजा बनाया, उनको वहाँ का सम्राट घोषित किया। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। तो जो नेपोलियन था वह मानता था कि जो यूरोप का आधुनिकीकरण किया जा रहा है वह उसका अग्रदूत मैं ही हूँ, मतलब मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। तो नेपोलियन ने बहुत सारे ऐसे कानून बनाए जो लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी थे, बहुत ही अहम रोल अदा किए हैं। जैसे उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तौल की एक समान प्रणाली चलाई। पहले क्या होता था, जो वजन करना होता था, नाप तोल करना होता था ना, तो उसकी जो पद्धति थी उसमें उसने बदलाव किया और उसने दशमलव पद्धति लागू की। शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी। तो जो फ्रांस की जनता थी तो उसे लगता था कि जो नेपोलियन है वह क्या है, हमारे लिए मुक्तिदाता है, ये हमें स्वतंत्रता प्रदान कराएगा, और उस सारी जनता को उससे स्वतंत्रता की आशा भी जाग गई थी। पर जल्दी ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। लेकिन क्या है कि जो नेपोलियन था उसके जो नियम थे, जो कानून थे, वो बहुत ही सख्त थे। तो जिसके कारण जो फ्रांस की जनता थी उनके सेनाओं को लोग क्या मानने लगे, हमलावर मानने लगे। आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। 1815 में क्या हो गया था, उसकी हार हो गई और यहाँ पर नेपोलियन का राज्य समाप्त हो गया। तो यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद सामने आया। तो जो यूरोप के बाकी देश थे तो वहाँ पर जो आधुनिक कानून था जो नेपोलियन द्वारा बनाए गए थे, तो उसकी मृत्यु के बाद, मतलब नेपोलियन की मृत्यु के काफ़ी देर बाद लोग जागृत हुए और उनके कानूनों को उन्होंने अपनाया। और स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के जो विचार थे, जो फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी, तो वे विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इनके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। मतलब जो दूसरे देश थे वहाँ पर 19वीं सदी में शुरुआत हुई और औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलनों में दासता से मुक्ति के जो विचार की नई परिभाषा दी, है ना। तो टीपू सुल्तान जो हमारे भारतीय हैं और जो राजा राम मोहन राय हैं, तो ये जो क्रांतिकारी थे, तो इन्होंने फ्रांस में जो उपजे विचार थे तो उनसे प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे। तो ये भी क्या मानते थे कि जो फ्रांस में क्रांति हुई है, कौन मानता था, टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय थे ना। तो ये फ्रांस में जो विचार उपज रहे थे तो उनसे क्या कर रहे थे, ये प्रेरणा ले रहे थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि फ्रांस में राजतंत्र से गणतंत्र तक बना और इसी के साथ आपका यह चैप्टर समाप्त होता है। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते।